मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पाठ 5 के पश्चात आज हम दोबारा से पुनः केमिस्ट्री प्रारंभ कर रहे हैं। आपकी बायोलॉजी का चैप्टर आप खत्म हो चुका है। पाठ 5 का हमने अध्ययन आपके लिए पहले करा चुके थे। आज हम यहां पर रसायन विज्ञान का पाठ 6 ले रहे हैं। पाठ 6 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तीन नंबर का पाठ है। 3 नंबर का प्रश्न इस पाठ से आता है आपके में। देखिए, इस पाठ से हम थोड़ा सा नियम चेंज कर रहे हैं आपके लिए। इस लेसन में आपके लिए लिखने के लिए नोट्स नहीं दिए जाएंगे। इस लेसन के नोट्स आपको मेरे साथ उतारने हैं। मैं पहले समझाऊंगा आधी वीडियो में, और आधी वीडियो के पश्चात फिर मैं आपके लिए लिखाऊंगा, तो आपको साथ साथ लिखना है मेरे रजिस्टर में। देखिए, पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती रहती हैं। कुछ अभिक्रियाओं को हम पता लगा भी लेते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें पता भी नहीं लगता है। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कुछ अभिक्रियाओं में नया पदार्थ बन जाता है और कुछ अभिक्रियाओं में नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं होता है। पाठ के शुरुआत में यहां पर अध्ययन करते हैं सबसे पहले अवस्था परिवर्तन का, स्टेज चेंज। अवस्था परिवर्तन। सबसे पहले हम यहां पर अध्ययन करते हैं कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़कर के किसी अन्य अवस्था में को ग्रहण कर लेता है तो उसको हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़कर के अन्य अवस्था ग्रहण कर लेता है या दूसरी अवस्था ग्रहण कर लेता है तो उसे हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और सेकंड होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। 2 प्रकार के अवस्था परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले एक बात करें भौतिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें कि भौतिक परिवर्तन में जब होता है तो पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। क्या बदलते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। अब बात करें कि पदार्थ के भौतिक गुण कौन से होते हैं, तो देखिए, पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि रंग है पदार्थ का, उस पदार्थ की गंध है, उस पदार्थ की अवस्था है ठोस द्रव गैस, द्रव्यमान है, घनत्व है आदि, ये सभी पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। तो परिभाषा देते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान आदि बदल जाते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दोबारा सुने, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान आदि बदल जाते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहां पर इस जो भौतिक जो परिवर्तन होते हैं, इन भौतिक परिवर्तनों के गुण कौन कौन से होते हैं, गुणों का अध्ययन करने से पहले यहां पर उदाहरणों पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि बर्फ का पिघलना,
बर्फ का पिघलना। सेकंड, कांच का टूटना। कांच का टूटना, सोने का पिघलना, सोने का पिघलना। देखिए मैंने आपके 3 उदाहरण यहां पर लिखे हैं। नंबर 1 बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, सोने का पिघलना। अब देखिए इनमें क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं बनेगा। देखिए यदि बर्फ पिघलती है तो क्या बनेगा? बर्फ का पिघल करके पानी। जबकि बर्फ भी क्या एक तरीके का पानी है, पानी को जमकर बर्फ बनती है। कांच का टूटना, कांच यदि टूट जाता है तो टूटने के पश्चात उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। केवल रहता क्या है? वो कांच ही रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सोने का पिघलना, सुनार जो होता है आभूषण बनाने के लिए सोने को पिघलाता है, और जब सोने को पिघलाता है तो पिघलाने के पश्चात भी केवल उसकी अवस्था बदलती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जाता है, रहता वो सोना ही है। इसी चीज को मैं आपने यहां पर बता रहा था कि पदार्थ के भौतिक परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि वही पदार्थ रहता है जो वह पहले की अवस्था में था, केवल उसकी स्टेट चेंज होती है। या फिर जैसे कि बात करें अपन कि ये परिवर्तन जो है, जैसे बर्फ का पानी बना, कांच का कांच है, सोने का सोना ही, ये कुछ और नई चीज नहीं बनी, तो इसका मतलब ये परिवर्तन स्थायी नहीं रहे। कैसे रहे? अस्थायी रहे। तो ये इनका पहला गुण आता है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। नंबर दूसरी बात करें कि ये जो परिवर्तन होते हैं इनमें यदि हम परिवर्तन के कारक को हटा लेते हैं तो परिवर्तन के कारक को हटा लेने पर पदार्थ पुनः उसी अवस्था में लौट आता है। परिवर्तन का कारक हटा लेने पर पदार्थ पुनः उसी अवस्था को ग्रहण कर लेता है। जैसे कि बर्फ पिघली, कब पिघली? हमने इस पर ताप दिया, ताप देने के पश्चात बर्फ पिघलकर क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अब हमने क्या किया कि ताप को हटा लिया, दोबारा से उसके लिए ठंड दी, तो पानी दोबारा जमकर क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। सोने को पिघलाया हमने, पिघलाने के लिए क्या दिया? उसके लिए ताप दिया, टेम्परेचर दिया। अब हमने क्या किया कि सोने को जो ताप हमने दिया उस ताप को हटा लेते हैं, वापस ठंडा करते हैं, तो दोबारा जमकर क्या हो जाएगा? वो सोना ठोस अवस्था में आ जाएगा। अर्थात इस प्रकार के परिवर्तनों में जब हम परिवर्तन के कारक को हटा लेते हैं तो हटाने पर वह पदार्थ अपनी पुनः उसी अवस्था को ग्रहण कर लेता है। पदार्थ के इस परिवर्तनों में केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तीसरा गुण, केवल पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान, घनत्व आदि चीजों में परिवर्तन होता है। और चौथा गुण आता है कि इस प्रकार के परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, अर्थात कोई नया पदार्थ यहां पर नहीं बनता है। 4 गुण आते हैं इसके। दोबारा सुन लें। नंबर 1 ये अस्थायी होते हैं। नंबर 2 परिवर्तन का कारक हटा लेने पर ये पुनः उसी अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 3 इस प्रकार के परिवर्तनों में केवल पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान आदि बदलते हैं। और नंबर 4 पॉइंट आता है कि इस प्रकार के परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये थे आपके भौतिक परिवर्तन। दूसरे आते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए भौतिक परिवर्तनों में केवल हमने यहां पर भौतिक गुण परिवर्तित किए थे, भौतिक गुण चेंज होते हैं। लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, इन रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ के भौतिक गुण तो चेंज होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन दोनों ही बदल जाते हैं। रासायनिक गुण एवं संगठन दोनों बदल जाते हैं। परिभाषा किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं इसकी कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संगठन दोनों बदल जाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोबारा सुने। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संगठन दोनों बदल जाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में इस प्रकार के परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि मैंने आपके लिए भौतिक परिवर्तन बताया था
कि यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरणों की जहां तक बात करें तो जैसे कि कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले की दहन की रासायनिक समीकरण आती है, क्योंकि कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। किसी पदार्थ के जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन गैस। तो C+O2 क्या बनेगा, CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, निर्मुक्त होती है यहां पर। कोयले का दहन। नंबर 2, दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए यहां पर कोयले का दहन हुआ, हमने कोयले को जलाया, कार्बन जला, किसकी उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, क्या बना, CO2 गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। देखिए जब अपन लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जलाने के पश्चात जो उससे धुआं बाहर निकल जाती है, क्या उस धुएं से हम पुनः कोयले को प्राप्त कर सकते हैं, उस ईंधन को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक बार जब कोयले का दहन हो जाता है और नया पदार्थ बन जाता है तो उससे पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परिवर्तन कैसा हुआ, स्थायी, यानी एक बार किसी पदार्थ के बन जाने पर पुनः उसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ये परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। गुण नंबर 1, परिवर्तन कैसे हुए, स्थायी। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। नंबर 2, इस प्रकार के परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे पदार्थ निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है इस प्रकार के परिवर्तनों में। तीसरी बात, सामान्यतः प्रारंभिक कारक को हटा देने पर, जो कारक हमने दिया था उस परिवर्तन के कारक को हटा देने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। ये नहीं है जैसे भौतिक परिवर्तन हमने कारक हटाया तो पुनः वही पदार्थ बन गए जो उसका प्रारंभिक पदार्थ था, ऐसा यहां पर नहीं होता है। जो एक बार पदार्थ बन जाता है वो बन जाता है, पुनः उसी पदार्थ की प्राप्ति हमारे लिए नहीं होती है, ऐसा ही होते हैं। और तीसरी बात करें यहां पर कि इसमें पदार्थ के भौतिक परिवर्तनों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन भी बदल जाते हैं। ये थे आपके रासायनिक परिवर्तन के गुण। उदाहरण देख लें, जैसे कि दूध से दही का बनना है, अपन दूध में क्या करते हैं, छाछ डाल देते हैं और डालने के पश्चात दूध जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में। क्या हम इस दही से पुनः दूध को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए परिवर्तन कैसा हुआ, स्थायी हो गया। एक बार जो बन जाता है वो बन जाता है। भोजन का पाचन, हमारे शरीर के अंतर्गत भोजन का पाचन हो जाता है, पाचन के पश्चात भोजन से अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है। क्या उन अपशिष्ट पदार्थों से हम पुनः भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो परिवर्तन कैसा हुआ, स्थायी हुआ। तो ये थे आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगला पॉइंट आता है पाठ का, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक समीकरण, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे मैं आपके लिए यहां पर लिख दूं कि मैग्नीशियम के फीते का दहन कराने पर, मैग्नीशियम के फीते का दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की श्वेत राख प्राप्त होती है। ये मैंने कोई रासायनिक अभिक्रिया आपके लिए लिख दी यहां पर कि जब मैग्नीशियम के फीते का दहन कराते हैं
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की श्वेत राख या श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब ये समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होती है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं? जैसे लिखा मैग्नीशियम के फीते का दहन। किसका दहन करा रहे हैं? मैग्नीशियम। दहन होगा तो दहन होते ही आप समझ जाइए कौन सी गैस काम में आएगी? ऑक्सीजन गैस। दहन का मतलब जलाना, किसी वस्तु को जलाना, और किसी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। यह कह रही थी आपकी अभिक्रिया कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अब इस रासायनिक अभिक्रियाओं को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह इसकी परिभाषा है। दोबारा सुन लें, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों, यौगिकों को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। क्या प्रतीक होता है? Mg। प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। यह हो गई आपकी रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं? क्या तरीका होता है रासायनिक समीकरण का? देखिए, रासायनिक समीकरण की मैं आपके लिए मुख्य बात बता दूं कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है उसका LHS वाला भाग और एक होता है उसका RHS वाला भाग। एक होता है उसका बायां भाग, एक होता है उसका दायां भाग। आगे को लिखे जाते हैं अभिकारक। क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। और पीछे को लिखे जाते हैं उत्पाद। अभिकारकों को क्रियाकारक भी कहा जाता है। अभिकारक क्या कहते हैं? क्रियाकारक। जबकि उत्पादों को क्रियाफल भी कहा जाता है। क्रियाफल भी कहते हैं इनको। अब बात यह आती है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। दोनों की परिभाषा आपके लिए याद होनी चाहिए। देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक परस्पर क्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जबकि अभिकारकों की क्रिया करने के पश्चात जिस पदार्थ की प्राप्ति होती है या जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में जो तत्व या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करते हैं वो तो कौन से कहलाते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। और अभिकारक या क्रियाकारकों के क्रिया करने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण के दो भाग हुए, एक बायां भाग एक दायां भाग। आगे को अभिकारकों को लिखते हैं और पीछे को किसको लिखते हैं? उत्पादों को लिखते हैं। किन्हीं दो अभिकारकों या किन्हीं दो उत्पादों के मध्य में किसका निशान लगाते हैं? प्लस का निशान लगाया जाता है। ये लग रहा है आपको प्लस का निशान। किन्हीं दो अभिकारकों या किन्हीं दो उत्पादों के मध्य में प्लस का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों से उत्पाद लिखते समय, अभिकारकों से उत्पाद लिखते समय उनके बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों से उत्पाद लिखते समय उनके बीच में तीर का निशान लगाया जाता है और इस तीर के निशान का सिरा अभिकारकों से किधर होता है? उत्पाद की तरफ होता है। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण लेते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपके पाठ का कि रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण क्या हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण क्या हैं? रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने का पहला चरण है
फर्स्ट स्टेप है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय पहले क्रिया कारकों को लिखा जाता है और पीछे को किसको लिखते हैं, उत्पादों को लिखते हैं। मैंने आपको अभी पहला स्टेप बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रासायनिक समीकरण लिखते समय पहले आगे की ओर क्रिया कारक या अभिकारकों को लिखते हैं और पीछे की ओर किसको लिखते हैं, उत्पादों को लिखा जाता है। और दोनों के मध्य किसका निशान लगाते हैं, तीर के निशान का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी लिखा था अपन ने Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO। और मैं यही बोल रहा हूं कि आगे की ओर अभिकारकों को लिखते हैं, पीछे की ओर उत्पादों को लिखते हैं और दोनों के मध्य में किसका निशान लगाते हैं, तीर के निशान का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्रियाकारक और उत्पाद, क्रियाकारक ये हैं, उत्पाद पीछे वाले हैं। क्रियाकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर, यदि क्रियाकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक, जैसे कि यहां पर अभिकारक है, क्रियाकारकों की संख्या एक से अधिक है, एक Mg है, एक क्या है, O2 है। यदि क्रियाकारकों की संख्या एक से अधिक है तो हम उनके मध्य में किसका निशान लगाते हैं, प्लस का निशान का उपयोग करते हैं। किसका निशान का उपयोग करते हैं, प्लस के निशान का उपयोग करते हैं। अब यहां पर अभिकारक दो हैं, यदि उत्पाद दो होते तो उनके मध्य में किसका निशान लगाते, प्लस के निशान का उपयोग करते। अभिकारक या उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके मध्य में प्लस का निशान लगाया जाता है। तीसरी बात आती है कि रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही ह्रास होता है या न ही क्षय होता है। अतः तीर के निशान के दोनों ओर, आगे की ओर और पीछे की ओर, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। दोबारा सुने, किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्षय होता है। इसलिए समीकरण में क्रियाकारक और अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। रासायनिक संयोजन का जो मूलभूत नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे हम रासायनिक संयोजन के द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और क्रियाकारकों की संख्या कम या ज्यादा है तो उन कम या ज्यादा संख्या को समान करने के लिए हम रासायनिक समीकरण में तत्वों की परमाणुओं की संख्या को घटा या बढ़ा करके समीकरण को संतुलित करते हैं। अतः हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। किस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। यदि किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या कम या अधिक होती है, अर्थात समीकरण असंतुलित होती है, तो उस समीकरण में हमें तत्वों की परमाणुओं की संख्या को घटा बढ़ा करके समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। और इन समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं और वो विधि होती है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, ध्यान रखें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है, हिट एंड ट्रायल विधि, या हिंदी में कहें तो उसे अनुमान विधि भी कहते हैं। अब देखिए हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा किस प्रकार से समीकरणों को संतुलित करते हैं। जैसे समीकरण दी हुई यहां पर C3H8 प्लस O2 बनता है CO2 प्लस H2O। देखिए C3H8 कहते हैं प्रोपेन को, ऑक्सीजन को आप जानते हैं, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यह है आपका जल। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हमें संतुलित करनी है, 3 चरणों में संतुलित होगी। सबसे पहली बात आती है कि हिट एंड ट्रायल विधि के अनुसार हम समीकरण को संतुलित करते समय, समीकरण जब संतुलित करते हैं तो संतुलित करते समय हम सबसे पहले उस समीकरण में उपस्थित H और O को छोड़ करके और जो तत्व होते हैं उनको पहले संतुलित करते हैं। अब देखिए इस समीकरण में H और O को छोड़ करके दूसरी चीज कौन है, C। कौन है, C। हिट एंड ट्रायल विधि के अनुसार हम समीकरणों को संतुलित करते समय सबसे पहले समीकरण में H और O को छोड़ करके अन्य तत्वों को पहले
संतुलित करते हैं। इसलिए देखते हैं कि H और O को छोड़ करके तीसरी चीज कौन है इसमें, कार्बन है। तो हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, कार्बन को। देखिए यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3। ध्यान से देखें आप संतुलित किस प्रकार से करते हैं समीकरण को। यहां पर कार्बन की परमाणु तक कितनी है, 3। कार्बन के 3 परमाणु हैं अभिकारकों में, देख लीजिए यहां पर। अब कार्बन के यहां पर 3 परमाणु हैं। अब चलते हैं उत्पादों की तरफ। यहां पर देखते हैं तो यहां पर केवल कार्बन की संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। देखिए CO2 लिखा हुआ है, O के हैं 2, C का केवल कितना है, 1 परमाणु है, जबकि C के यहां पर कितने परमाणु हैं, 3। अब हमें क्या करना होता है, हमें इस कार्बन की संख्या को कितना करना है, 3 करना है, जब जाकर के कार्बन संतुलित यहां पर होगा। इसलिए क्या करते हैं, इस C के आगे कितना लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं, 3। अब देखिए C की संख्या यहां पर भी 3 और C की संख्या यहां पर कितनी हो गई, 3। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं करें कि C के यहां पर 3 लग रहे हैं तो C के यहां नीचे 3 इस तरीके से लगा दें, यह गलत हो जाएगा। आपको इसके नीचे 3 नहीं लगाना है, उस पूरे के पूरे यौगिक के आगे हमको 3 यहां पर लगाना है। लगा दिया अपन 3 यहां पर, तो C की संख्या यहां पर भी 3 हो गई और C की संख्या यहां पर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब अपनी कार्बन की संख्या क्या हो गई, यहां पर बराबर हो गई। यह स्टेप आपका यहीं पर पूर्ण होता है। C की संयोजकता पूर्ण कर दिया अपन ने, और C की संयोजकता पूर्ण करने के पश्चात अब क्या करते हैं, अब 2 चीज रह गई इसमें, एक है H और एक है O। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में चल करके हम H की संख्या को संतुलित करते हैं। देखिए लिख रहा हूं मैं आपके लिए दोबारा से, C3H8 प्लस O2 बनता है 3CO2 प्लस H2O। ध्यान से देखें यहां पर H की संख्या कितनी है, 8। कितने हैं H परमाणु, यहां पर 8। अब उधर चलते हैं, यहां पर H के कितने परमाणु हैं, केवल 2। देखिए H के यहां पर कितने हैं, 8। H के यहां पर कितने हैं, केवल 2 हैं, तो यहां पर अब हमें H संतुलित करना है। अब H संतुलित कब होगा, H संतुलित जब होगा आपका, जब यहां पर 8 है तो यहां पर भी कितने हो इसके, 8 हो। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, 2 तो यहां पर हैं ऑलरेडी, कितने का गुणा कर दें, 4 का। कितने गुणा कर दें, 4 का। 4 लगा दिया हमने इसके आगे, 4 दूनी 8, और यहां पर भी कितने हो गए इसके, 8। अब आपका H संतुलित है, यहां पर हो गया H। अगले चरण में चल करके हम O परमाणु को लेते हैं। भाई H ले लिया, C ले लिया, अब कौन रह गया इसमें, O। अगले स्टेप में हम O परमाणु को लेते हैं। देखिए C3H8 प्लस O2 बनता है 3CO2 प्लस 4H2O। चलिए O को लेते हैं। देखिए यहां पर O के कितने परमाणु हैं, 2। इधर चलते हैं, यहां पर O के कितने परमाणु हैं। अब आप यहां पर कंफ्यूज हैं कि O के नीचे का जो लग ही ना रहो, जबकि O के पूरे का कितना लग रहा है यहाँ पर, 4। इसलिए O के कितने है यहाँ पर, 4। भाई H के आगे 4 लग रहे होते, हम H है O है, इन सबकी संख्या तो कितनी हैगी, 4। तो यहाँ पर O के कितने परमाणु हैं, 4, और यहां O के कितने हैं, 2। अब कौन सी कंडीशन में 4 हुए, भाई यहां पर तो 4 है, हम 4 करने का यहां करने, तो 4 कब होंगे, जब इस O के आगे क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, और यहां पर कितने आके, 4। सॉरी दोबारा गलती हो गई, यहां पर देखें O के यहां पर हो रहे हैं 3 दूनी 6, और 4 यहां पर है, कितने 10 हैं O के। देखिए 3 दूनी 6 तो यहां पर हैं, और 4 यहां पर हैं, कितने हैं O के, 10, और यहां पर O कितने, केवल 2। क्या करना होगा हमारे लिए, 5 का गुणा करना होगा, तो 5 दूनी 10, और यहां पर वो कितने हैं, अब 10। अब आपकी समीकरण संतुलित है। इस प्रकार से 3 चरणों में जाकर के ये समीकरण संतुलित होती है। अब अगला पॉइंट आता है कि समीकरण को संतुलित करने के पश्चात, जब हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है, तो समीकरण को संतुलित करने के पश्चात हमें उस समीकरण में उपस्थित यौगिक तत्वों के अवस्थाओं को लिखा जाता है। भौतिक अवस्थाओं कैसे दर्शाते हैं, देखिए यदि कोई पदार्थ ठोस है, यदि कोई पदार्थ ठोस है तो उसके लिए हम S व्यक्त करते हैं। यदि कोई पदार्थ गैस है, सॉरी द्रव है, तो उसके लिए L से व्यक्त करते हैं। यदि कोई पदार्थ गैस है तो उसके लिए हम G से व्यक्त करते हैं, और यदि कोई पदार्थ जलीय अवस्था में है, जलीय विलयन है, तो उसके लिए हम AQ से व्यक्त करते हैं।
4 अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं। ठोस के लिए S, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। द्रव के लिए L, क्योंकि लिक्विड कहते हैं द्रव को इंग्लिश में। गैस के लिए G, गैस ही कहते हैं। और जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अपन AQ से व्यक्त करते हैं। और इन अवस्थाओं को उन तत्वों या यौगिकों या अणुसूत्रों के नीचे कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कि समीकरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, C+O2 बनता है CO2। तो देखिए कार्बन कैसी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो भी कैसी होती है, गैस होती है, इसलिए क्या लिखते हैं अपन G। कार्बन ठोस S लिख दिया, ऑक्सीजन गैसीय G लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसलिए क्या लिख दिया अपन यहाँ पर G का उपयोग किया। तो इस प्रकार से पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। और यदि पदार्थ जलीय विलयन हो, जलीय अवस्था में हो, तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे कि CaO प्लस H2O बनता है CaOH का होल ट्वाइस। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। H2O जल, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे अपन भुजा हुआ चूना कहते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है ठोस, जल होता है लिक्विड अवस्था में, और जो CaOH होल ट्वाइस प्राप्त होता है वो जल का विलयन प्राप्त होता है, इसलिए अपन इसको लिखेंगे AQ, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपकी भौतिक अवस्थाएं हो गई। अगला पॉइंट आता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनते हैं। और जब ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं तो उन अभिक्रियाओं के लिए हम उत्क्रमणीयता का निशान लगाते हैं। तीर के निशान के स्थान पर अर्ध तीर का निशान का उपयोग करते हैं, जैसे कि N2 + 3H2 बनता है 2NH3। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम इस तरीके से अर्ध तीर का चिन्ह का उपयोग करते हैं। यह निशान उत्क्रमणीयता के निशान को व्यक्त करता है। अगली बात आती है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विशेष ताप और दाब पर संपन्न होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विशेष ताप और दाब पर संपन्न होती हैं। इस ताप और दाब को स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए हम इस ताप को या दाब को तीर के निशान के ऊपर या नीचे व्यक्त करते हैं, या तीर निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे कि जो अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है वो 773 केल्विन ताप और 200 ATM दाब पर संपन्न होती है। N2 + 3H2 जो अभिक्रिया होती है ये 773 केल्विन ताप और 200 ATM दाब पर संपन्न होती है, इसलिए इस ताप और दाब को तीर निशान के ऊपर लिखा जाता है। अगला पॉइंट आता है, इसमें 10वां चरण आता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रकार की होती हैं। अब बात यहां पर यह निकल के आती है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा प्लस क्षेपण, क्षेपण मतलब बाहर निकालना, और ऊष्माशोषी, शोषी मतलब ग्रहण करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और दूसरी बात आती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा ग्रहण की जाती है, वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। यदि रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी है तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की मात्रा को प्लस लगाकर लिखा जाता है। यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो अभिक्रियाओं में या समीकरणों में, रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद के साथ माइनस लगा करके लिखा जाता है। दोबारा सुने, यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उत्पाद के साथ ऊष्मा की मात्रा को प्लस लगाकर लिखते हैं। यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उत्पाद की मात्रा को, उत्पाद में ऊष्मा की मात्रा को माइनस लगाकर लिखा जाता है। जैसे कि N2 + 3H2 जो अभिक्रिया होती है जिससे 2NH3 बनता है, इसके साथ में 10.5 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए हम इसको कहां लिखते हैं, प्लस लगाकर लिखते हैं। और यदि ऊष्माशोषी है तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा ग्रहण की जाती है, और ऐसी कंडीशन में हम ऊष्मा की मात्रा को माइनस लगाकर लिखते हैं। जैसे N2 + O2 बनता है 2NO2, NO2 बनता है, और यहां पर 21.6
किलो कैलोरी ऊर्जा इसके द्वारा ग्रहण की जाती है, इसलिए इसको लिखते हैं माइनस 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। ध्यान रखें ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है जिसमें 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा बाहर निकलती है। प्लस लगाकर लिखते हैं जब N2 प्लस O2 बनता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां पर 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है, इसको लिखते हैं अपन माइनस लगा करके। तो ध्यान रखें अपन रासायनिक समीकरण देखकर भी पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या फिर ऊष्मा शोषी है। कैसे पहचान सकते हैं कि यदि पीछे तरफ प्लस लगा हुआ है और ऊष्मा लिखी हुई है तो ऊष्मा क्षेपी है, माइनस लगा हुआ है और ऊष्मा लिखी हुई है तो ऊष्मा शोषी है। आगे देखते हैं। देखिए कुछ रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। कुछ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक को दर्शाने के लिए हम तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक को लिखते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का सूत्र है, ये किसका है? एथीन का। CH2 डबल बॉन्ड CH2 करें या फिर लिखें अपन इसको C2H4। ये जो अभिक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। कौन सा उत्प्रेरक काम आता है पर? निकेल उत्प्रेरक काम में आता है और ये बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C2H6 बनाता है जिसको अपन कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं? एथेन। तो ये अभिक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इस उत्प्रेरक को दर्शाने के लिए हम तीर के निशान के ऊपर इसको व्यक्त करते हैं। ये थे आपके रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका या उसके चरण। बात आती है अगली कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता यह आती है कि इससे क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। द्रव्यमान के बारे में, अणुओं की संख्या के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, कौन सी है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी से प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, उसके बारे में पूरा पता हमारे लिए लग जाता है। अभी मैंने आपको बताया था यदि प्लस ऊष्मा लिखते हैं तो ऊष्मा क्षेपी है, माइनस ऊष्मा लिखते हैं ऊष्मा शोषी है। तो अभिक्रिया के ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी होने का पता हमें से लगता है। रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक जो परिस्थिति होती हैं, ताप है, दाब है, इनका भी पता हमें आसानी से लग जाता है कि कितने ताप पर और कितने दाब पर यह अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। और लास्ट पॉइंट रासायनिक समीकरण की उत्क्रमणीयता या अनुत्क्रमणीयता का पता भी हमें इससे आसानी से लग जाता है कि रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय है या फिर अनुत्क्रमणीय है। एक लास्ट चीज आती है इसमें कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या होती हैं, कमियां क्या है। सीमा कहते हैं कमियों को, कि रासायनिक समीकरण की कमियां क्या हैं। तो कमी सबसे पहले यह निकल के आती है कि इससे रासायनिक समीकरण की पूर्णता का पता नहीं चलता है कि रासायनिक समीकरण पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। रासायनिक समीकरण की पूर्णता का पता नहीं लगता है। और दूसरा है कि इससे अभिकारक और उत्पाद अर्थात क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता कंसंट्रेशन का भी पता नहीं चलता है। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या है उसके बारे में से कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो यह था हमारा आज का चैप्टर। कल आगे फिर पढ़ाएंगे आपके लिए और कल हम आपके लिए इसका होमवर्क कराएंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद।